शराबबंदी है, नशे के किसी भी तरह के सामान की बिक्री पर कानूनी रोक है, पर क्या बिहार में नशा नहीं हो रहा है? यह सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार लाख दावे कर ले, पर हकीकत यह है कि शराबबंदी वाला बिहार नशे के काले कारोबार का गढ़ बन गया है। और नशा सिर्फ शराब नहीं, जानलेवा ड्रग्स का। पटना में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो बच्चों को नशे के नर्क में ढकेल रहा है। देखिए हमारी ये बेहद ही चिंताजनक रिपोर्ट, उड़ता बिहार, डूबता बचपन। शराबबंदी वाले बिहार में नशे का नर्क, बच्चों को शिकार बना रहा नशीली सुई का नेटवर्क। नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। 15 साल की उस लड़की की तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसे नशे के सौदागरों ने उसका बचपन छीन लिया। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसे दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए नशे के नर्क में झोंक दिया। उसका नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, पर उसकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी राजधानी पटना की रहने वाली एक छात्रा की, जो बिहार में चल रहे नशीली सुई के सिंडिकेट का शिकार हुई। उन हैवानों ने एक बार नहीं, कई बार पीड़िता को नशीली सुई भोंकी, उसे इस जानलेवा नशे का आदी बना दिया। उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़िता की मां ने न्यूज़ 18 को बताया कि नशे के सौदागर पटना में खुलेआम घूम रहे हैं और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। यही सारी घटना हुई है उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था आज की लड़कियों के साथ, और जो पटना में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। यही सारी बात है। तो ये कब ये हुआ सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ, कितने बार हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई, क्या बताया उसने? वो स्कूल जाने के क्रम में 2-4 बार ऐसा हुआ है। जो लड़की उसको नशे का सुई देके उसको आदी बना चुके हैं। अभी तो मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। यही बात। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी के व्यवहार में नशे की लत के कारण बदलाव होने लगा था। कुछ दिन तक गौर करने के बाद जब मां ने सवाल किए, तो पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई। घर में जब आती थी, मैं उसका बिहेवियर देखती थी तो मेरे को बदलाव लगता था। जब मैंने पूछा तो बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ स्कूल जाने के क्रम में हो रहा है। तो कुछ लड़के रास्ते में मिलते हैं, उसके साथ नशीला पदार्थ सुई वगैरह देके एडिक्ट बना चुके हैं उसको, और बहुत ज्यादा ये पटना में हो रहा है। इसके खिलाफ मैं पुलिस में भी गई हूँ, पुलिस में भी मैंने कंप्लेंट कर रखा है। यही बात है। पीड़िता की मां बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि पटना में ये रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई घटना तो पुलिस में दर्ज करा दी, पर कई माँ बाप बदनामी के डर से आज भी खामोश हैं और नशे के सौदागरों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। चीज को बंद किया जाए। इतना बहुत ज्यादा जो पटना राजधानी में जो हो रहा है, इसके बारे में पुलिस का एक्शन लिया जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मेडिकल दुकानदारों पे भी होनी चाहिए। वो सरेआम जो ये बिक्री हो रही है मार्केट में, सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहिए। हमने इस मामले पर एएसपी पटना सिटी से भी बातचीत की। उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर इस बात को कबूला कि राजधानी में नशे का कारोबार एक बड़े नेटवर्क का रूप ले चुका है, जो गरीब स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। वो पहले बच्चों को अपनी नशीली दवाई का आदी बनाते हैं, फिर उन्हें अपने ट्रैप में लेकर कारोबार को फैलाते हैं। या एक इंजेक्शन आता है लेसीजिक करके, वो लोग स्टूडेंट वाले एरिया में जो नशा के माफिया लोग हैं, मासूम स्टूडेंट को ट्रैप करके हैंडलर बनाते थे और फिर उसी एरिया में उसको सेल भी करते थे, और वो इंजेक्शन बच्चे लोग लेते थे। ऐसा ये शिकार बन जा रहे थे। एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल बच्चों से ज्यादा पूरे नेटवर्क को चलाने वालों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है।
और उसी से बिचवाते हैं। क्योंकि जो लड़के लोग पकड़ाए थे इंजेक्शन के साथ वो लोग भी कम एज के थे, 20-22 साल के थे, और वो लोग फोन के माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स या अन्य नशा करने वाले को इंजेक्शन सेल करते थे। तो हम लोग अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, जो मेन जो स्टॉकिस्ट है उसको ध्वस्त किया जाए ताकि आम बच्चे लोग उसका शिकार न बने। पटना के कई थाना इलाकों में इस ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, पर नशे की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो गई हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार के बच्चे नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो राजधानी पटना में नशे का कारोबार बचपन निगल रहा है। पटना के नशा मुक्ति केंद्र की तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां 4 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे नशे से आजाद होने के लिए भर्ती हुए हैं। बच्चों ने कैमरे पर जो जानकारियां दी वो चौंकाने वाली है। नशा मुक्ति केंद्र से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। और ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से 4 साल से लेकर यहां पर आप देख सकते हैं 17 साल तक के जो बच्चे हैं, युवा हैं, किशोर हैं, वो यहां नशा करते हुए एक तरह से पहुंच गए और नशा करने के बाद अब इनको छुटकारा दिलाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कब आए यहां आप? हम 27 नवंबर। 27 नवंबर जी। अच्छा, क्या चीज का नशा है? ब्राउन शुगर का इंजेक्शन लेते थे। इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन कहाँ मिलती है? सुई? गोरिया मठ गर्दनी बाग। अच्छा, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? 400 रुपये का एक देता था। 400 रुपया में एक? जी। कैसे नशा लग गया ये इंजेक्शन वाला? ये बिल में डाल के लिया जाता था। अच्छा, कोई सिखाया था आपको? जी। कौन सिखाया था? दोस्त? दोस्ती था। अच्छा, तो पहली बार लिए, उसके बाद फिर दूसरी बार, ये आदत कैसे बन गई? एक बार लिए सर, तो फिर दूसरा दिन भी मन करने लगा, फिर तीसरा दिन भी, वैसे बढ़ते बढ़ते। जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, ये जो हम देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और माइनर हैं, क्या लग रहा है कि तस्वीरें भयावह? जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र से नशे के आदी हो जाते हैं। इनका बहुत सारा कारण होता है। हमारे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, अल्ट्रा पुअर से मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास के बच्चे। स्टूडेंट क्राउड होते हैं बहुत बार, क्योंकि अगर हम अल्ट्रा पुअर की बात करें तो उनका कारण दूसरा होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो डिफरेंट, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, भूख लगती है, भूख को मिटाने के लिए वो नशा करते हैं। बहुत बार उनके पास मतलब आवाज़ें जो होती है स्टेशन पर रहते हैं, उसको बंद करने के लिए वो नशा करते हैं। इंजेक्शन है उसमें कई वैरायटी की दवा बता रहे हैं कि उसको डालते हैं। वो इसलिए लेते हैं बच्चे क्योंकि उनको हाई चाहिए, और अगर एक नशा का आदी हो रहा है, बार बार वही नशा ले रहा है, तो उससे वो किक नहीं मिलता, वो हाई नहीं मिलता। तो उस हाई को इंक्रीज करने के लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो ले और उनको तुरंत हाई फील हो, जिसके लिए लोग नशे के आदी हो जाते हैं। इन खबरों को दिखाने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में, पर सवाल है, खबर दिखाने के बाद ही आखिर छापेमारी क्यों नहीं प्रशासन पहले से इस पर सजग था? सवाल यह भी, विभाग को हर वक्त एक्शन में रहना होगा। और सवाल ये, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो बिहार का युवा बर्बाद हो जाएगा। सवाल है कि बिहार क्या पंजाब बनने की राह पर है? नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? बढ़ते हैं आगे और बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है। दिलीप जायसवाल को पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नगर विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके पास 2 विभाग थे, दोनों विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब विभागों का बंटवारा हो गया?
बिल्कुल, देखिए विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और 2 बड़े चेहरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनको पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों विभाग भी काफी बड़े हैं और जिन्हें इन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है वो भी भाजपा के बड़े चेहरे माने जाते हैं। वैसे परिस्थिति में जब नितिन नवीन को बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी मिली, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से और चूंकि लगातार ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, विभागों में काम होना है, तो लिहाजा विभाग का ही बंटवारा कर दिया गया है और दोनों जो विभाग है विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल को दिया गया है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 5401 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सफल को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 17वीं पीटी में 21,581 अभ्यर्थी पास हुए थे। सभी सफल मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब रिजल्ट आ चुका है। परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था और उसके बाद लगातार जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे। आज मेंस का रिजल्ट जारी हो गया है। 5401 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। अब ये सभी सफल अभ्यर्थी जो हैं अब इंटरव्यू में शामिल होंगे और बीपीएससी ने एक टारगेट रखा है कि जनवरी माह में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बता दें आपको, इसी परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ था। दिसंबर में ही पीटी परीक्षा हुई थी पहली बार 2024 में और उसके बाद जो है पुनर्परीक्षा हुई 4 जनवरी को। फिर जनवरी के आखिरी में ही पीटी का रिजल्ट आया था जिसमें लगभग 21,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए थे और 20,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है मेंस में भाग लिए थे। सभी मेंस का रिजल्ट जारी हो गया है और 5401 अभ्यर्थी जिन्हें सफलता मिली है वो मेंस में इंटरव्यू में शामिल होंगे। उसके बाद वो अधिकारी बन सकेंगे। जी रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, बिहार में भ्रष्टाचारियों पर प्रहार जारी है। निगरानी की विशेष टीम ने आज काली कमाई के कुबेर भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने गजाधर के आवास के भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए तो मोतिहारी में टैक्स चोरी के आरोप में कबाड़ की दुकान पर सेल्स टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये आलीशान फ्लैट है काली कमाई के कुबेर गजाधर मंडल का। गजाधर मंडल दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के निदेशक हैं। भ्रष्टाचार से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले इस अधिकारी के ठिकानों पर विशेष निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया है। गजाधर मंडल के पटना और भागलपुर के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। भ्रष्ट अधिकारी के आवासीय परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। छापेमारी के दौरान बैंक खातों, निवेश से जुड़े कागजात, जमीन मकान से संबंधित दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई। पटना के राजवंशी नगर में उषा रेसिडेंट अपार्टमेंट में एसवीयू की टीम ने गजाधर मंडल के फ्लैट से कई कागजात बरामद किए हैं। तो ये देख सकते हैं कि एसबीयू की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और यहाँ पे पूरे तौर पे छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसबीयू के जो डीआईजी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई जो है वो चल रही है। फिलहाल गजाधर मंडल जो है उनके तीनों ठिकानों पे, चाहे कार्यालय हो या आवास हो या फिर पैतृक आवास हो, सभी जगहों पे ये रेड की कार्रवाई जो है कंडक्ट किया गया है। भागलपुर में भी गजाधर मंडल के फ्लैट में विशेष निगरानी की टीम ने छापेमारी की। ये तस्वीरें रानी तालाब के गंगोत्री अपार्टमेंट की है, जहां विशेष निगरानी विभाग की टीम ने धावा बोला। अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 305 से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम को कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष निगरानी विभाग की टीम ने भागलपुर में दबिश दी है। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के गंगोत्री अपार्टमेंट में विजिलेंस की जो टीम है
वो छापेमारी कर रही है। विशेष निगरानी विभाग की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये तीसरी तस्वीर मोतिहारी के एक कबाड़ दुकान की है। कबाड़ की दुकान में सेल्स टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कबाड़ दुकानदार मनोज यादव पर टैक्स चोरी का आरोप है। सेल्स टैक्स विभाग की टीम दल बल के साथ कबाड़ दुकान पहुंची और एक एक कागजात को खंगाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार का एक्शन जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। काली कमाई से अकूत संपत्ति हासिल करने वाले गजाधर मंडल और कबाड़ की दुकान चलाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन इसकी बानगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, भागलपुर से विकास कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच इस खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकाने पर चल रही छापेमारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। छापेमारी के दौरान एसवीयू की टीम ने भागलपुर में आरोपी के पैतृक आवास से पत्नी और दूसरे सदस्य के नाम से अर्जित जमीन के 16 डीड बरामद किए हैं। बरामद जमीन की डीड 3 करोड़ 16 लाख के करीब बताई जा रही है। छापेमारी के बाद आरोपी गजाधर मंडल को अपने साथ एसवीयू कार्यालय टीम लेकर चली गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जांच में मदद नहीं कर रहा है और इसी वजह से टीम उसे अपने साथ ले गई है। और खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां एक पिता ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। सूना घर, रो रही दीवारें, सन्नाटे से गूंजती गांव की गलियां, हर तरफ अजीब सी खामोशी। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के मिश्रौलिया गांव की, जहां एक पिता 3 बेटियों के साथ फंदे से झूल गया। एक घर से 4 अर्थियां उठी। एक साथ 4 मौत के बाद हर किसी की रूह कांप गई। अब ये घर वीरान पड़ा है, करा रहा है। पड़ोसियों की भी आंखें नम है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां से एक साथ एक घर से 4 लाशें निकली। यह जो घर देख रहे हैं यह अमरनाथ राम का है, जिस अमरनाथ राम ने अपने 3 बेटियों के साथ फंदे से लटककर जान दे दी। 2 बेटों को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत से दोनों बेटे बचकर निकल गए। यहाँ से एक साथ 4 लाशें निकली और जिसने भी इस दृश्य को देखा उनकी आंखें नम हो गई। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जिस घर में बच्चे कभी खेलते थे, वो घर और परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अमरनाथ की पत्नी की 10 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद अमरनाथ का हाथ भी टूट गया। मुश्किलों के सामने हार बैठे अमरनाथ के मन ने ये स्वीकार कर लिया कि उसका बस नाम ही अमर है, जीवन नहीं। वो तीनों बेटियों के साथ फंदे से झूल गया। एक अमरनाथ राम जो खुद विकलांग हो गए थे, हाथ टूट गया था, वह काम नहीं कर पाते थे। उसके अलावे उनकी पत्नी का चला जाना और जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। 5 बच्चों से भरा परिवार, कभी किलकारियां यहाँ पे गूंजती थी, बच्चे की चहल पहल यहाँ पर देखा जाता था। 3 बेटियां और 2 बेटों से भरा पूरा परिवार अब पूरी तरीके से टूट चुका है। इस दर्दनाक वारदात में परिवार के 2 बच्चे शिवम और अभिराज बच गए, जिन्हें प्रशासन की निगरानी में एक हॉस्टल में रखा गया। लेकिन एक पिता और उसकी 3 बेटियों की मौत कई सवाल छोड़ गई। एक साथ 4 मौत। समाज और सरकार से पूछ रही है कि अमरनाथ जिंदगी की जंग क्यों हार गया? आखिर उन मासूम बेटियों को जिंदा रहने का हक क्यों नहीं था? इसके परिवार में सही से एक चापाकल भी नहीं है, जो है वह इसी तरीके से है, यानी न तो खाने की शुद्ध, न पीने का पानी, और ऊपर से बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज भी था। हालांकि इन तमाम चीजों की जांच जो है पुलिस फिलहाल कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं यह जो मौतें हुई हैं, एक साथ 4 मौतें हुई हैं अमरनाथ राम और उनके 3 नाबालिग बेटियों की, यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार महज 10 महीने में कैसे पूरी तरीके से उजड़ गया। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य है। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम होगा और चिन्हित 94 लाख परिवारों के रोजगार पर जोर देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देना है। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। बंद पड़ी 9 और 25 नई चीनी मिलों की शुरुआत होगी। उद्योगों के विकास के लिए 3 हाई लेवल कमेटी गठित होगी और बिहार पूर्वी भारत का टेक हब बनेगा। तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। इसमें चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके लिए सरकार ने अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है। पुराने प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। पांचवा निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके लिए अब प्रखंड CHC विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 का 6वां निश्चय है यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर रहते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 1 महीने के वेतन का चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में ये चेक सौंपा गया है। राज्य के लोगों से भी अपील की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक दान की अपील सीएम ने की है। आपदा के समय लोगों को इससे मदद मिलेगी। और ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 1 महीने के वेतन का ये चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक दान की अपील सीएम ने लोगों से भी की है। आपदा के समय लोगों को मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से सीखने की नसीहत दी है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि अब पार्टियों को जातीय गुणा गणित से ऊपर उठना होगा, तो मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना होगा। पैंतालीस साल के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी ने बड़ी बहस छेड़ दी है। कल तक बिहार के विधायक और मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के शीर्ष पद पर पहुंचे, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई।
विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नसीहत दे डाली कि बीजेपी की तरह सबको कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। बीजेपी के फैसले का उदाहरण बनाकर जिस ढंग से विपक्ष के कुछ नेता अपनी ही पार्टियों के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता गदगद तो हैं ही, आरजेडी और कांग्रेस को नसीहत भी देने लगे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। देश की ज्यादातर पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप है। शीर्ष पद पर अक्सर एक ही परिवार के लोग पहुंचते हैं, भले ही पार्टी में जी जान से मेहनत करने वाले हजारों कार्यकर्ता हों। ऐसे समय में बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया और विपक्ष में खलबली मचा दी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों को खुली धमकी दी है। एक बैठक में शामिल हुए आईपी गुप्ता ने काफी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा लिया हूं, शिकायत मिलने के बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये बातें विधायक आईपी गुप्ता ने सदर अस्पताल के डॉक्टर, कर्मी और एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मी के साथ बैठक के दौरान कही है। एकदम पक्का हो, ध्यान रखिएगा। हम बिल्कुल पागल आदमी है, साइनाइड खा के पैदा लिया। हम गरीब का, अगर उसका बेचारी का बहुत सारा पेशेंट के साथ ये हुआ है कि उसको अपनी क्या क्या गुजरना पड़ा है, एक गरीब आदमी, इसलिए पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जा।